हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका रेलवे का एग्जाम शुरू होने में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को और बढ़िया कर देगा। जो थोड़ी बहुत कमी कहीं रह गई है या किसी कॉन्सेप्ट में कोई थोड़ा बहुत चूक रह रही है, वो आज पूरी होने वाली है। तो गाइस, आज का सेशन बहुत ही शानदार और उम्दा होने वाला है, क्योंकि आज आपकी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सेशन को शेयर कर दो, ताकि थोड़ा बहुत उनका भी भला हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में, कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। मतलब आपको स्क्वायर स्क्वायर छांटना है, ठीक है। अब स्क्वायर कैसे छांटते हैं, तो सबसे पहले देखिए समझिए क्या करते हैं। तो इनकी हम क्या काउंटिंग करते हैं, कैसे, रो और कॉलम की। अगर मैं बात करूं इधर से, तो देखो पहला एक, दो और एक, तीन, ठीक है। अब अगर हमें ऊपर से बात करूं कॉलम वाले से, तो कितना है, नीचे को लिखो दो और तीन। अब देखो यहां से दो कंडीशन बन जाती है, क्योंकि रो और कॉलम बराबर है तो स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अन्यथा हम एक काम और कर सकते हैं कि इसका लास्ट टर्म उठाओ और इसका लास्ट टर्म उठाओ, दोनों की आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सेम ऐसी इसका लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म, दोनों का उठाओ, मल्टीप्लाई। अब क्योंकि एक इधर से भी आएगा और एक इधर से भी आएगा, तो इसलिए एक को हम एक बार लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम कि 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2, फिर प्लस, फिर 1 गुणा 1, ठीक है ना। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9, और 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, और 1 गुणा 1 तो मतलब 1 है ही। तो 9 और 4 13 और 1 14। यानी क्या आंसर बना हमारे पास, 14। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी इसमें कितने स्क्वायर है, तो 14 स्क्वायर है इसमें, ठीक है ना। जी, या हम इसको एक ऐसे भी करते हैं क्या, जब रो और कॉलम बराबर होती हैं तो इनमें जो है स्क्वायर कर लेते हैं। क्योंकि एक है तो एक का स्क्वायर, फिर दो का स्क्वायर और फिर तीन का स्क्वायर, ठीक है। तब भी यही बात बनती है, यानी एक प्लस यानी 4, ठीक है ना, और प्लस 9, तब भी कितना बनेगा, 14 ही बनेगा। क्लियर है, चीज समझ में आई ना। समझ में आया। तो थी बस ये वाला तरीका आपका जो है, जब रो और कॉलम बराबर हो तब लगता है, और ये तरीका आपका हर जगह काम करता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में, तो क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, देखिए गाइस, कि कौन सा कि कौन सा विकल्प जो है नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूरा करेगा या पूर्ण करेगा। तो जरा क्या दिया हमें, तो ये देखिए 8 और 3 से क्या बन रहा है, 246। ऐसी 3 और 7 से क्या मिल रहा है, 213। तो ऐसी पूछा 3 और 5 से मिलकर क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहले समझो, ये 8 और 3 को मिलाकर 246 कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा कि इस 8 और 3 की क्या करनी पड़ी मुझे, मल्टीप्लाई। तो 8 और 3 की मल्टीप्लाई कितने करेंगे, तो कितना होगा, 24, ठीक है ना। समझ में आई इतनी चीज, यानी एक तो 24 बन गया, और दूसरा जो है इन्हीं नंबरों को हमने क्या करा, ऐड करा। तो 2 और 4 कितना होगा, 6, यानी 6 और लिख दिया इसके आगे, तो कितना बन गया, 246। घूम गया माइंड। चलिए लिखा हुआ ना 246। अब जरा देखो, अगर ये तरीका यहां भी लग गया तो यानी हमारा तरीका जो हमने लगाया है वो सही है, अन्यथा यहां से फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं एक बार और, इस 3 और 7 का, जरा 7 और 3 को क्या लिखेंगे हम, 7 या 21, ठीक है। तो 21 आ गया। अब इन दोनों नंबरों को हमने जब ऐड करा तो कितना, 2 और 1 3, 213 है। हाँ, बात बन गई। तो बस अब हमें क्या करना, इस 3 की गुणा 5 से करो, कितना बनेगा, 15। तो 15 तो ऐसे ही लिखा, और फिर इन नंबरों को भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 5 और 1 6, यानी कितना बन गया, 156। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें, तो देखिए क्या बताया हमसे, कि एक दिन जो है शाम को बाज जो है, एक दिन एक शाम को क्या हुआ, एक बाज सूरज की तरफ उड़ रहा है।
अब चूंकि टाइम बताया है कौन सा, शाम का, तो शाम में सूरज किधर होता है, पश्चिम दिशा में, ठीक है समझ में आई। तो हमारे पास जो जनरल डायरेक्शन हम पढ़कर आते हैं वो क्या कहती है हमारी, कि ये ईस्ट है तो ये वेस्ट, ये नॉर्थ तो ये साउथ, ठीक है ना। ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूरब, ईस्ट का मतलब क्या हो गया, पूर्व, और वेस्ट का मतलब हो गया पश्चिम, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चों को शिकायत रहती है, सर ये आप हिंदी में भी लिख दिया करें, ठीक है ना। तो उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक है। चलिए, तो उसने सूरज की तरफ चलना शुरू करा, वो भी शाम के समय, तो यानी शाम के समय तो सूरज पश्चिम दिशा में होती है, तो यानी वो पश्चिम की ओर गया है, ठीक है। वो वहां से बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है, फिर वहां से वो बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर मुड़ेगा यहां से तो इधर की ओर जाएगा, तो मुड़ गया इधर को। अब पूछ रहा हमसे कि अब जो बाज है वो किस दिशा में उड़ रहा है, तो अब बाज कौन सी दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी होती है, तो ये दिशा होती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, यानी पूर्व दिशा में उड़ रहा है फिर अब बाज। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया फिर हमारे पास, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई। अब बाज उड़ा ले या कबूतर उड़ा ले, यानी कुछ भी उड़वा सकता है वो आपसे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्या है हमारे पास, कि ए बी सी डी ई एफ और जी एच, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 8 पर्सन हो गए हमारे पास, ठीक है ना। चलिए, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, क्योंकि पर्सन कितने हैं, 8, तो लो जी सर्किल बनाओ, केंद्र है ना, हाँ जी, ये हो गए 8 पर्सन बैठाने ना, ये हो गए ऐसे 8 ही हो गए। एक और बना लो ताकि बीच में से लौटना ना पड़े। ये हो गए, ठीक है ना। अब क्योंकि इन सबका फेस कैसा था, अंदर की ओर, और जब अंदर की ओर है तो लो जी, क्या बनेगा, अंदर की ओर है तो फिर, तो जरा देखिए क्या कहा हमसे, कि जो बी है वो एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। बी जो है वो एफ के दाईं, तो एफ के दाईं ओर लो, एफ यहां है तो एफ के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी बी यहां आ गया एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यानी एच के बाईं ओर भी, तो एच कहां होगा फिर आपका, यहां होगा, क्योंकि एच का बाईं ओर तो इधर को जाएगा, पहला, दूसरा और एक तीसरा, समझ में आई। तो एफ यहां रखा, बी यहां रखा और एच यहां रखा, चीज समझ में आ रही है। तो चलिए फिर आगे क्या कहा था, कि जो सी है वो ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर, ठीक है ना। सी जो है वो ए के बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर चौथा स्थान कौन सा होगा गाइस, ये चौथे स्थान पर है, यानी मतलब ये चौथे स्थान पर है, कौन, सी, देखेंगे अभी कहां पर है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में और कुछ बता नहीं। अब आगे बोला है कि ए जो है वो एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो देखो कहां बनने की बात, यानी बी का तो यहां नहीं आना, एफ का यहां नहीं आना, तो ए के लिए कंडीशन तो यही बची मेरे पास, इसमें भी यही है ए के लिए, और तो कहीं है ही नहीं। चलिए, और उसने बोला था कि ए के चौथा बाईं ओर कौन है, सी है, सी जो था ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो सी बाईं ओर तो इधर को जाएंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सी यहां आएगा, यहां बीच में। अभी तक दोनों फिगर कैसी हैं, सही चल रही हैं, अभी तक कोई सी भी कटी नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या बताया हमसे, कि ई जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। ई जब बी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी ई यहां नहीं आना, ई नहीं आना, तो ई आएगा फिर यहां पर, यहां भी। अब बचते हैं मेरे पास दो प्राणी, ये और ये। क्या बताया, जी जो है वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जी जो है डी के दाईं ओर, तो डी के दाईं ओर, तो डी इधर, तो डी के दाईं ओर दूसरा, पहला और दूसरा, यानी जी, यानी दोनों की दोनों फिगर आपकी क्या थी, सही हो गई, है ना, सेम बनी, तो इसलिए कोई इशू नहीं बना। तो पूछा क्या है, कि एच के तत्काल दाएं कौन है, तो एच के तत्काल दाएं तो कौन है, ई, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया,
ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? जब समझ में आ रही है तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में? देखिए तो क्या बताया अगले क्वेश्चन में कि राम जो है वो पूर्व की ओर मुंह किए हुए है। ठीक है ना? लो जी, राम को जो है पूर्व, अगर हम जनरल डायरेक्शन देखें तो यही तो अभी बताई थी मैंने पीछे आपको पिछले क्वेश्चन में कि ये ईस्ट है तो ये वेस्ट, ये नॉर्थ तो ये कितना है साउथ। ठीक है ना? अब चूंकि राम बताया है वो पूर्व की ओर मुंह किए हुए, अब पूर्व है तो ये वाली डायरेक्शन पूर्व होती है, ये आपकी पश्चिम होती है, और ये आपका उत्तर, और ये आपकी दक्षिण होती है। ठीक है ना? ठीक है भाई। अब राम को जो है फेस किधर को करना है पूर्व की ओर, तो मैंने इधर को कर दिया। ठीक है? और रवि जो है वो राम की ओर मुंह किए हुए है। ठीक है ना? राम जो है पूर्व की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है और रवि जो है राम की ओर मुंह। लो जी, रवि इधर को आ जाएगा, यानी ये तो हो गया राम ऐसे और ये हो गया रवि। क्लियर? चलिए जी, मुंह किए हुए जो है उसकी ओर चलता है, यानी ये रवि जो है इसकी तरफ को जा रहा है, ऐसे चला गया। रवि जो है वो आगे चल के क्या कर रहा है बाईं ओर मुड़ता है, तो रवि बाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे जब आगे चल रहा था तो ये नीचे को ऐसे ही तो आएगा, बाईं ओर तो नीचे को जाएगा। समझ में आई जी? तो पूछना चाह रहा है कि रवि जो है अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। ठीक है ना? तो रवि कौन सी दिशा की ओर मुंह किए हुए है दक्षिण। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाया था उसने। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास ऑप्शन ए, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब उसने राम का फेस बताकर चलाया किसको रवि को। है ना? समझ में आ रही है ना बात इनकी? बस उसने आपको लैंग्वेज में घुमाना चाहा। ठीक है ना? और कुछ नहीं करा उसने आपके साथ। चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या बताया है हमसे अगले क्वेश्चन में कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है ना? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब एक चीज समझिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी आपको बताया है कि जब एक नॉर्मल त्रिभुज हम ऐसे काउंट करते हैं तो इसमें हमने देखा कि कितने पेज कितने चमक रहे हैं एक। अगर मैं इसमें एक लाइन खींचता हूं बीचों बीच तो कितने हो जाते हैं 3। ठीक है ना? और क्योंकि ये एक और एक दो और एक है 3, ये तो छोटा था तो गिन लिया। लेकिन अगर बड़ी जब फिगर बनती थी तो मैं आपको क्या बताया था मैंने कि इनमें नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 1 4। ठीक है ना? यही तो बताया था कि इनकी नंबरिंग कर लो, और नंबरिंग करने के बाद में जो लास्ट नंबर आए उसको लिखो, जस्ट उससे अगली संख्या यानी 5, 4 से अगली 5 और जोड़ गुणा करके दोनों का आधा कर दो। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी इसमें कितने बन गए 10। तो सेम आपको यहां यही करना है। तो सबसे पहले अभी ऊपर की लाइन भूल जाओ, नीचे वाले में देखो कि कितनी है 1 2 3 और 1 4, 4 आए ना। तो बस आपको क्या करना है, ये 4 की गुणा अगली संख्या से करो 5 और 2 से भाग करो, कितना बनेगा 2 2 दूनी 4 और 2 की गुणा 5 से करी तो कितना हो गया 10। अब चूंकि 10 आया, अब नीचे से लाइन देखो, नीचे से लाइन कितनी, तो 1 2 और ये हो गई 3। क्योंकि 3 लाइन है तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना हो गया 10 दिया 30। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात नीचे? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत मतलब अलग है इनमें से, तो जरा देखिए क्या है अलग। अगर मैं देखो बात करूं ETN की, ठीक है ना, ETN को हमने देखा तो क्या देखा हमने इसमें कि अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो E कौन से नंबर पे 5 पे, T कौन से नंबर पे 20 पे और N कौन से नंबर पे 14 पे। ठीक है ना? चलिए जी, ऐसी DRM, D कौन से नंबर पे 4 पर, R 18 पर और M 13 पर। क्लियर? चलिए ऐसी GQI, G 7 पर, Q 17 पर और I 9 पर।
क्लियर। तो जरा अब देखो जरा इसमें एच कौन से नंबर पर आता है, आपका 8 पर, टी 20 पर और आई आपका 9 पर है, ठीक है ना। तो जरा देखिए फिर इसमें से कौन सा अलग बन रहा है। अगर बात बन रही है तो देखो, अगर मैं बात करूं इस 5 है, ठीक है ना, इस 20 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 15, और 15 में से एक और घटाएंगे तो कितना आएगा 14 ही तो आएगा, यानी बात समझ में आ रही है। ऐसी मैंने क्या करा, इस 18 में से 4 घटाए, 18 में से 4 घटाए तो कितने आए 14, और फिर उसमें से एक माइनस करा तो 13, यही तो 13 है, यानी बात समझ में आ रही है। ऐसी मैंने यहां करा देखो कि 17 में से 7 माइनस करो, 17 माइनस 7, तो 17 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 10, और 10 में से एक गया तो कितना बचेगा 9। क्लियर। चलिए जी, ऐसी यहां करो, ये 8 है ये 20 है, तो आपको क्या करना है, इस 20 में से 8 घटाओ, क्या बताया हमसे 20 में से 8 घटेंगे तो कितना बचेगा 12, और 12 में से एक घटेगा तो 11, ठीक है ना। बट यहाँ तो 11 नहीं है, ठीक है, यहाँ 9 था, 13 था, 14 था, बट हमारे पास यहाँ क्या है 11, बट यहाँ क्या है 9, तो कौन सा अलग हो गया फिर, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ रही है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि कथन दिया गया है और उसके बाद में उसके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, और उस निष्कर्ष के आधार मतलब कथन के आधार पर ही देखना है कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जरा देखिए कथन क्या है हमारे पास, कि सभी सोना प्लेटिनम है, ठीक है ना, तो सभी सोने को क्या कर दो प्लेटिनम। प्लेटिनम कैसे बनेगा, प्लेटिनम बन गया लो। और क्या है फिर, कुछ प्लेटिनम चांदी है, कुछ प्लेटिनम चांदी है, और सभी चांदी क्या है हीरे हैं, सभी चांदी क्या है हीरे। समझ में आई। तो जरा निष्कर्ष क्या दिया हमें, निष्कर्ष में देखो कि कुछ हीरे प्लेटिनम है, कुछ हीरे प्लेटिनम है, हाँ ये वाले हीरे प्लेटिनम में है, क्यों, क्योंकि ये इतना हिस्सा तो कवर कर रहे हैं ना, तो यानी ये चीज हमें दिख रही है, तो यानी ये चीज क्या हो गई, मतलब पहला निष्कर्ष तो सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ हीरे सोना है, हीरे और सोने के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है, तो खत्म करो। ऐसी अगला देखा, कुछ चांदी सोना है, चांदी और सोने के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, खत्म करो इसे भी। अगला देखो, कुछ प्लेटिनम हीरे हैं, हाँ ये वाला प्लेटिनम जो है हीरे में जाएगा, तो यानी ये सही हो गया। तो कौन कौन से निष्कर्ष सही हुए, पहला निष्कर्ष और चौथा निष्कर्ष, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी पहला और चौथा कौन से में, पहला और तीसरा खत्म करो, पहला और चौथा ये हो गया सेकंड वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगली क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि 31 दिसंबर बताया है, ठीक है ना, 31 दिसंबर 2005 को क्या है शनिवार था, तो जी 31 दिसंबर 2005 वो दिन क्या बताया है सैटरडे का। क्लियर। तो 31 दिसंबर 2009 को ही पूछा, मतलब आगे पूछा है कि कौन सी डेट है 31 दिसंबर, डेट सेम है, बस सिर्फ ईयर चेंज हुआ है, ठीक है ना। यानी मतलब देखिए डेट तो सेम है 31 दिसंबर 31 दिसंबर, सन चेंज हुआ है 2005 से 2009 पर आए, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है क्या, कि हम अगर सेम डेट से एक साल आगे जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, और पीछे जाते हैं एक साल तो एक दिन घट जाता है, ठीक है। और अगर वही ईयर लीप ईयर हो तो 2 दिन बढ़ जाते हैं, और पीछे जाने पर 2 दिन घट जाते हैं। अब चूंकि 2005 से 2009 आए तो कितने साल आगे बढ़े आप 4 साल, तो 4 दिन तो ये पूरे पूरे ये हो गए। एक दिन बढ़ा आपका लीप ईयर की वजह से, क्यों, क्योंकि इसके बीच में एक लीप ईयर भी तो आया होगा, कौन सा 2008 वाला, ये लीप ईयर है ना, तो एक दिन और बढ़ा लो इसकी जगह से,
तो टोटल कितने दिन हो गए? 4 दिन ये और 1 दिन ये, तो टोटल हो गए 5 दिन। बस आपको क्या करना है, शनिवार में 5 दिन बढ़ाओ। तो शनिवार में जब 5 दिन बढ़ाएंगे तो क्या आंसर मिलेगा मुझे? थर्सडे, यानी गुरुवार। ये समझ में आई बात या नहीं आई? यानी कौन सा ऑप्शन बन गया फिर? ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना? तो चीज जब समझ में आ गया है तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि एक निश्चित कूट भाषा है, ठीक है ना, एक निश्चित कूट भाषा में मेडिकल को क्या लिखा गया है? MEDICL को MEIDCAL लिखा गया, ठीक है ना। ध्यान से देखना शब्द में, MEDICAL वो क्या लिखा है इन्होंने? MEIDCAL, ठीक है ना। देखो इन्होंने क्या चालाकी करी है आपके साथ, ठीक है ना, पढ़ने में एकदम बिल्कुल सेम लग रहे हैं। POLICE का पूछा है, तो ये तो पूछा ना उसी कूट भाषा में POLICE को क्या लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है आपके साथ इन्होंने, कि ME और ME सेम है, ठीक है, और लास्ट के CAL सेम है। तो चेंज क्या करा है? DI को ID में चेंज कर दिया है ना, यानी तीसरा और चौथे नंबर का जो लेटर है उसको चेंज कर दिया है, बस पलट के रखा है, वो भी कुछ नहीं करा, DI का ID कर दिया। तो जरा क्या करेंगे हम, तो फिर इसमें भी यही करो कि PO को PO ही रखो, ठीक है ना। जो तीसरा और चौथे नंबर का लेटर था इसको पलट दो, तो यानी इसको LI को IL कर दो, ठीक है ना। तो IL हो गया, उसके बाद में CE को CE का छोड़ दिया, तो क्या बना मेरे पास? POILCE। जरा देखो कहां है, ये तो I से शुरू खत्म, POC खत्म, POILCE, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। समझ में आई ना क्या चेंजिंग करी? मतलब पहले शुरू के 2 वर्ड सेम और लास्ट के सेम, बस बीच का जो तीसरा और चौथे नंबर का लेटर था उसको भी बस कुछ नहीं करा, सिर्फ पलट के रखा है उसने, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ जोड़ा घटाया है वो उसमें, ठीक है, उनके जो है जो पोजीशन थी उसको चेंज करा है उसने, ठीक है ना। जो तीसरे नंबर पर था वो चौथे नंबर पर पहुंचे, जो चौथे पे था वो तीसरे पर आ गया, बस इतना करा है और कुछ नहीं करा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि क्या दिया हमें कि कंप्लीट करना है किसको? सीरीज को। क्या दिया है कि 2 3 6 15 42, और ये पूछा है कि यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो जरा देखिए, ये 2 से 3 हुआ तो कितना प्लस हुआ? +1। और अगर मैं 3 से 6 की बात करूं तो कितना प्लस हुआ? 3 प्लस। ऐसी 6 से 15 की बात करूं तो कितना प्लस हुआ? 9 प्लस। ऐसी 15 से 42 की बात करूं तो कितना प्लस हुआ? +27, ठीक है ना। चलिए तो अगला पूछा कि अगला क्या होगा, तो जरा देखिए मैंने यहां से मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर मैं 1 से 3 की बात करूं तो गुणा 3 हुआ, ठीक बात। और ऐसी 3 से जब 9 की बात करा तो ये कितना हो गया? तो ये भी 3 3 9 हो गया, ठीक है। सेम ऐसी 9 से 27 गया तो यहां भी तो 3 गुना होगा, ठीक है। तो बस आगे भी क्या करो, आपको इसे 3 गुना कर दो। 27 को जब 3 गुना करोगे तो कितना बनेगा? 81, ठीक है ना। तो यानी इसमें 81 प्लस करना पड़ेगा, तो जरा कर दो। अब 42 में 81 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 2 और 1 3, और 8 और 4 12, यानी 123। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी कर दो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को और अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। क्या दिया गया है आपको अगले क्वेश्चन में? कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनी। असंगत मतलब वही आपको क्या करना है, इसमें से ऑड चुनना है। यानी कहने का मतलब ये, इन 4 नंबर में से 3 तो किसी तरीके से समान होंगे, ठीक है ना, एक है जो अलग है। जरा वो देखो कैसा है।
अगर मैं 144 की बात करूं तो ये मुझे समझ में आता है क्या, 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 324 की बात करूं तो ये समझ में आता है कि 18 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं 100 की बात करूं तो ये भी समझ में आता है कि 10 का स्क्वायर। पर 290 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, और जब नहीं है तो बस यही अलग हो गया। क्यों? क्योंकि बाकी जो नंबर दिए हैं वो स्क्वायर वाले दिए हैं, जबकि 290 एक स्क्वायर नहीं होता। समझ में आ गई? तो कौन सा ऑप्शन अलग हो गया हमारे पास? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा फिर? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए, समझ में आ रही है तो चलो फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में RAT को क्या लिख दिया इसने? 40 लिखा है, और CHAT को चैट को लिख दिया 33, तो पूछा गया रिटर्न को क्या लिखोगे? तो जरा देखिए, RAT रेट को क्या लिखा है? 40। ठीक है ना? की समझ में आई? तो देखिए R की वैल्यू क्या है? 18, A की वैल्यू क्या है? 1, और T की वैल्यू क्या होती है? 20। क्लियर? तो जरा देखिए, तो यहां से क्या बनती है बात, कुछ बन रही है नजर है कि 18 और 1 19, 19 और 20 कितने हो गए? 39, और 39 में जब हम प्लस करेंगे 1, ठीक है, तब तो 40 बनेगा। तो यानी मतलब एक नंबर ऐड किया गया। तो ऐसे जरा चैट को देखो, CHAT, चैट में देखो क्या, C 3 पर, H 8 पर, A 1 पर, और T 20 पर। तो जरा देखिए यहाँ पर जरा कुछ बात बनती हुई नजर आ रही क्या? 8 और 3 11, और 1 12, 12 और 20 क्या बनेगा? 32, और जब 32 में एक ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 33। अब चैट की वैल्यू 33 ही तो दी थी। समझ में आई बात? तो बस हमसे पूछा किसके बारे में था? रिटर्न, RETURN। तो रिटर्न क्या क्या है? R की वैल्यू कितनी है? 18, E की 5, T की 20, U की 21, R की 18, और N की 14। तो जरा ऐड करिए फिर नंबर, जरा इसमें देखो कितना बनेगा। 18 और 5 23, 23 और 20 कितने हो गए? 43, 43 और 21 64, 64 और 18 कितने हो गए गाइस? 64 और 18 82, 82 और 14 कितने हो गए फिर आपके पास? 96। अब चूंकि सब में +1 का रखा था तो इसमें भी +1 करो, तो 96 में +1 करा तो कितना हो गया? 97। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज? तो चलिए फिर, अब देखो, अगर जब भी कभी इसमें कैलकुलेशन या जोड़ घटाने वाला, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा ढंग के साथ करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू बहुत ही नियरेस्ट हैं कि 97 और 99। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है और जल्द सॉल्व करना है। ठीक है ना, ताकि आपको यहां से समय भी बचा के अपना आगे की ओर लेके चलना है। ठीक है ना, क्योंकि जो टाइम आपका रीजनिंग में बचेगा वो टाइम आप जो है रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन जो थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, जैसे सिटिंग वगैरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें लगा लेना, और जो यहाँ से थोड़ा सा और टाइम बचेगा तो वो आपका मैथ में लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए अपना टाइम को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के करना है। समझ में आ रही है पीछे? तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में? तो क्या बताया हमसे, देखिए कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। तो क्या क्या दिया हमें पास? एक तो दिया है गेहूं, ठीक है ना, दूसरा अनाज, तीसरा प्याज, चौथा मक्का। ठीक है ना, तो हम एक चीज जानते हैं क्या, कि गेहूं हुआ और मक्का हुआ, है ना, गेहूं और मक्का दोनों किस श्रेणी में आते हैं? दोनों आते तो अनाज की श्रेणी में ही है ये। गेहूं और मक्का दोनों अलग अलग होते हैं, बट आते काय की श्रेणी में? अनाज की श्रेणी में आते हैं। तो बस अलग क्या हो गया इसमें आपसे? बस एक प्याज और। ठीक है ना, तो प्याज को अलग रख दो। ठीक है, तो जरा देखो ऐसी फिगर किस में बन रही है? तो फिगर कौन सा बनी? यानी फिगर ए वाली। ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज? समझ में आ रही है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें कि रोहन जो है, रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं, है ना? कितने बजे हैं गाइस? 6:30 बजे हैं। और घड़ी की सुइयां, ठीक है ना, दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही हैं, ठीक है ना? 6:30 बजे घड़ी की सुइयां कहाँ है? दक्षिण दिशा की ओर। लो जी गाइस, यानी ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है ना? अब घड़ी में क्या बज रहे हैं गाइस? 6:30। तो 6:30 कैसे बजते हैं गाइस? ऐसी तो बजाए कुछ। समझ में आई? और 6:30 बजे जो है उसने बताया जो घड़ी की सुइयां हैं वो कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। यानी ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। तो यानी ये फिर इसके सामने वाली कौन सी होगी? नॉर्थ। तो इधर क्या होगा गाइस? ईस्ट। और ये होता है इधर वेस्ट। यही तो होता है फिर। कि ईस्ट के सामने वेस्ट और नॉर्थ के सामने साउथ। क्लियर? चलिए, उसने कहा है कि तो ठीक 24 घंटे बाद, ठीक है ना, मिनट की सुई, इंपॉर्टेंट है गाइस, 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे बाद जो समय होगा वो 6:30 भी तो बज रहे होंगे 24 घंटे बाद, ठीक है ना? यानी सेम यही होगा घड़ी। तो बस उसने ये पूछा है तो मिनट की सुई जो है ये दिशाओं में किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो यानी यही तो नीचे कोई तो आएंगी मिनट की सुई, ठीक है? और नीचे कौन सी दिशा है गाइस? साउथ ही तो है। तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? दक्षिण। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात गाइस इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगला क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक है ना? तो क्या बताया है? आयात का जो संबंध है वो निर्यात से है, ठीक है ना? आयात का संबंध किससे बताया गाइस? निर्यात। यानी आयात निर्यात मतलब अपोजिट है। तो ऐसी गाइस व्यय का संबंध किससे होगा? व्यय खर्चा। तो पैसे इकट्ठे करने को क्या कहते हैं गाइस? यानी कौन सा है? क्रेडिट जमा, रिवेन्यू, बजट, अर्थव्यवस्था। यानी गाइस पैसा जो इकट्ठा होता है वो किसमें होता है? रिवेन्यू यानी राजस्व में आता है, ठीक है ना? समझ में आई गाइस? क्लियर है? यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है? चल अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि किस कूट भाषा में BOTTLE को क्या लिखा गया है? 88 लिखा जाता है, ठीक है ना? तो उसी भाषा में ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखो, BOTTLE, ठीक है ना? बॉटल को क्या है? 88 लिखा है। तो बस ग्रीन को देखो, ग्रीन कैसे है? GREEN, ठीक है ना? तो ग्रीन को देखो क्या लिखेंगे? तो बी की वैल्यू क्या होती है गाइस? 2, ओ की कितनी होती है? 15, टी की 20, टी की 20, एल की 12, ई की 5। जरा देखो गाइस कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है क्या यहाँ से? 2 और 15 17, 17 और 20 37, 37 और 20 गाइस 57, 57 और 12 कितने हो गए गाइस? 69, और 5 कितने हो गए गाइस? 74, ठीक है ना? तो यहाँ से 74 से 88 तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बात बनी नहीं कुछ। जरा इसके अपोजिट नंबर से देखो एक बार। बी की अपोजिट वैल्यू क्या होती है गाइस? 25, ओ का अपोजिट 12, इसका टी का क्या होगा गाइस? 7, इसका भी 7, एल का कितना होगा? 15, ठीक है? और ई का क्या होगा गाइस? वो हो जाएगा 22। जरा अब देखना कितना बैठ रहा है। 25 और 12 कितने हो गए गाइस? 37,
37 और 7 कितने हो गए गाइस? 37 और 7 44, और 44 और 7 51, 51 और 15 कितने होते गाइस? 66, और 66 और 22 कितने हो गए गाइस? 88। यानी अपोजिट वैल्यू से बन गया इसका आंसर, ठीक है ना? समझ में आई? यानी इनके जो अपोजिट वैल्यू थी उसको जोड़ा तो कितना बन गया? 88। तो बस इनकी अपोजिट वैल्यू लिख लो। तो जी की अपोजिट वैल्यू कितनी होती गाइस? 20। आर की अपोजिट वैल्यू 9, ई की अपोजिट वैल्यू 22, इसकी भी 22, और एन की अपोजिट वैल्यू 13। बस अब इन्हें ऐड कर लो गाइस, कितना बनेगा? 20 और 9 29, 29 और 22 कितने हो गए गाइस? 29 और 20 कितने हो गए? 49, और 2 51, 51 और 22 51 और 2 53, 20 73, 73 और 16 13 कितने हो गए गाइस? 86। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है ना गाइस? तो क्या दिया हमें? 2 9 28 65 क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना गाइस? तो जरा देखिए, 2 दिया है, 9 है, 28 है, 65 है, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो ये देखो 2 बनेगा कैसे गाइस? तो 2 बनेगा गाइस किससे? कि 1 का क्यूब करो प्लस 1 ऐड करो, तो 1 का क्यूब 1 और 1 और 1 2, बन गया बात। 9 कैसे बनेगा गाइस? 2 का क्यूब करो और 1, 2 का क्यूब 8 और उसमें 1 ऐड करोगे तो गाइस 9। ऐसी 28, 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 और 1 28, यानी ये भी बन गई बात। ऐसी 65, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 कितना हो गया गाइस? 65। तो अगला जो बनेगा वो कितना बनेगा गाइस? 5 का क्यूब प्लस 1, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 और 1 126। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात की चीज है नहीं? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि किसी कूट भाषा में एस को क्या लिखा गया गाइस? 8 लिखा जाता है, ठीक है, और ए को 26 और ई को 22 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में, ठीक है ना, स्टोरेज को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया। तो हमें क्या बताया गाइस? कि एस की जो वैल्यू है वो 8 है, ए की वैल्यू 26 है, और ई की जो वैल्यू है वो 22 है। ठीक है ना? तो बस जरा सॉल्व करो। STORAGE, ठीक है ना? तो एस की वैल्यू कितनी है गाइस? अपोजिट, ये अपोजिट ही वैल्यू तो लिखी हुई है कि एस की अपोजिट 8 होती है, ए की अपोजिट 26 होती है, और ई की अपोजिट 22 होती है। ठीक है? तो बस एस की अपोजिट वैल्यू कितनी है? 8, ई की अपोजिट वैल्यू 7, ओ की कितनी होती है गाइस? 12, और आर की आपकी कितनी होती है गाइस? 9, ए की 26, जी की 20, और ई की 22। तो जरा देखो कहां से शुरू गाइस? कि 8 7 12 9 26 20 22, तो 26 20 22, तो 22 पीछे से देख लो गाइस, 22 20 26 22 60, ठीक है ना? खत्म करो। 22 21 26, हमें चाहिए था 20, खत्म। 22 20 26 और 22 20 26, यानी यहां तक तो सही है। दो या तो ये सही होगी या ये सही होगी। अब देखो गाइस शुरू में क्या है? 8 7 12 9, 8, यहां 8 12 9, तो हमें 8 7 चाहिए था, तो 8 7 12 9, ठीक है ना? यानी ऑप्शन
बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यानी डी के क्यू बी को क्या लिखा हमने, जी एन टी वाई। तो हमसे पूछा गया एच एम पी एस को क्या लिखा जाएगा। तो जरा देखो सबसे पहले डी से जी तो +3, ठीक है। के से एन +3, क्यू से टी +3 और बी से टी वाई +3, ठीक है ना। चला देखिए एच से, यानी सब में +3 ही हुआ, तो बस एच से जब +3 करोगे तो कितना बनेगा गाइस, के, ठीक है। और एम से जब +3 करोगे तो कितना बनेगा गाइस, पी। और जब पी से +3 करा तो कितना बनेगा गाइस, एस। और जब एस से +3 करा तो कितना बनेगा गाइस, बी। तो क्या मिला, के पी एस बी। जरा देखिए गाइस किसमें है, के पी एस बी, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में गाइस कि किसी कूट भाषा में राइस को 73 लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में फ्लोर को क्या कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए गाइस, राइस है ना, RICE, राइस को क्या लिखा गया है 73। तो राइस को 73 कैसे लिख सकते हैं गाइस, तो इसकी अपोजिट वैल्यू ढूंढो। तो आर की अपोजिट वैल्यू कितनी होती गाइस, आर की 9, आई की 18, ठीक है ना। और सी की कितनी होती है गाइस 24, और ई की क्या होती है 22। जरा जोड़ना कितना बनेगा, 9 और 18 27, 27 और 4 कितने होगा गाइस 31 और 20, ठीक है ना। 31 और 20 कितने होगा गाइस 51, 51 और 22 कितने होगा गाइस 73। यानी अपोजिट वैल्यू को जोड़कर रखा गया, ठीक है ना। तो बस आप इसको देख लो, FLOUR। तो F का अपोजिट वैल्यू कितनी होती गाइस, 21, L की 15, O की 12, U की कितनी हो जाएगी गाइस 6 और R की 9, ठीक है ना। जरा जोड़ लो, 21 और 15 कितने होते गाइस 36, 36 और 12 48, और 48 और 6 54, ठीक है ना। 54 और 9 कितने होगा गाइस 63। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना गाइस। तो मिलते हैं गाइस फिर कल अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।